डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12th क्लास का हिंदी दिगंत भाग 2 काव्य खंड की 13वीं यानी अंतिम कविता पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गांव का घर और इसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। तो सबसे पहले हम आपको इसके कवि से परिचित कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं ज्ञानेंद्र पति का परिचय। एक संभावनाशाली युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। अपने शब्द चयन, भाषा, संवेदना की ताजगी और रचना विन्यास में आत्मसजग संधान जैसी विशेषताओं के कारण उन्होंने हिंदी कविता के सूधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। 1980 में आए अपने दूसरे कविता संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्र मति विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया। ज्ञानेंद्र पति अपनी समझ, संवेदना और दृष्टिकोण में ही नहीं, जीवन व्यवहार, संबंधों और रचना के भीतर बाहर के सच में भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझते और जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग, अंतर्निष्ठ बनाए रखने वाले रचनाकार हैं। उनका रचना संसार इसका ज्वलंत साक्ष्य है। ज्ञानेंद्र पति वस्तुओं, दृश्यों, प्रसंगों के निरीक्षण पर्यवेक्षण का अपना अलग अंदाज आज भी बदस्तूर बनाए हुए हैं। शब्द चयन और काव्य भाषा के तल पर सावधान और प्रयोगों का सिलसिला उनकी कविता में आज भी अटूट है। कदाचित वह जरूरत के मुताबिक बढ़ा भी है। गंगा तट नामक संग्रह के द्वारा अपने समकालीनों के बीच उन्होंने अद्भुत सृजनात्मक स्थैर्य और धैर्य प्रमाणित कर दिखाया है। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे हम आपको अवगत कराते हैं। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। इनका जन्म स्थान का नाम है पत्थरगामा, गोडा, झारखंड। इनके माता पिता का नाम है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से किए। फिर हिंदी में भी एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए। इनका निवास स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अंततः नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन में ये लग गए। इनको सम्मान भी मिले। पहला सम्मान 2006 में संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। इनकी कुछ कृतियां हैं। आंख हाथ बनते हुए 1970 में प्रकाशित हुई। शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है, 1980 में प्रकाशित हुआ। गंगा तट 2000 में प्रकाशित हुआ।
संशय आत्मा 2004 में प्रकाशित हुआ, भिनसार 2006 में प्रकाशित हुआ, कवि ने कहा 2007 में प्रकाशित हुआ। ये सभी इनके कविता संग्रह के नाम हैं। एक चक्रा नगरी इनका काव्य नाटक है। पढ़ते गढ़ते 2005 में प्रकाशित होने वाले कथेतर गद्य का नाम है। अब हम बात करते हैं कविता की, जिस कविता का शीर्षक है गांव के घर। थोड़ा सा मैं आपको इस कविता की विषय वस्तु समझाना पसंद करूंगा। अगर आप इसके विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझ पाएंगे तो इस कविता में आपको कोई आनंद नहीं आएगा। आपको यह कविता बिल्कुल नीरस सी जान पड़ेगी। लेकिन आपके कोर्स में देने का मतलब है इस कविता में कोई न कोई खूबी तो अवश्य है। तो ये कविता जो है एक गांव की तस्वीर को व्यक्त करता है कि गांव कल कैसा था और गांव आज कैसा है। यानी कि गुजरे हुए दिनों की तस्वीर और वर्तमान की तस्वीर कैसी है। कभी अतीत के झरोखे से एक गांव के दृश्य को आपको दिखाना चाहता है और उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने आपके लिए किया भी है। आइए शब्दों के माध्यम से मूल कविता को देखते हुए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांव के घर में अंदर जाने के लिए एक दरवाजा होता था। उस दरवाजे के चौखट पर कवि कहता है कि टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से गोंद का थोड़ा सा जो है भाग लेकर औरतें चिपका दिया करती थी। यानी कि गोंद मतलब लाशा जिसको कहते हैं, उसको चिपका दिया जाता था। ये चिपचिपा पदार्थ होता था। आजकल की टिकुली या बिंदिया साटने के लिए उसमें ऑलरेडी गोंद बना हुआ आता है। केवल बिंदिया लीजिए और उसको सर पे साट लीजिए या चिपका लीजिए। पुराने जमाने में जो टिकुली या बिंदिया आती थी उसमें ये गोंद यानी एडहेसिव पदार्थ नहीं हुआ करता था। तो लोग पीपल के या सहजन के, जिसके यहाँ जो है चिपचिपा पदार्थ बबूल के उपलब्ध होता था, उस चिपचिपे पदार्थ को लोग कहीं पर चौखट पर चिपका कर रखते थे। महिलाएं उसमें से थोड़ा सा निकालती थी और अपने टिकुली में उसको चिपका कर ललाट पर लगा लेती थी, माथे पर बिंदिया कर लेती थी और फिर वह लाशा को जो स्टॉक था वहाँ पर रख देती थी ताकि खोजने में परेशानी न हो। तो कवि उसी दृश्य और कार्यकलाप को यहाँ पर इंगित किया है। आगे कवि कहता है कि वह सीमा चौखट जो होती थी वह गांव के घर के लिए एक सीमा होती थी, जिसके भीतर अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग लोग जल्दी अंदर नहीं जाया करते थे। वे लोग अगर जाना भी पड़ता था उनको तो वे लोग खांसी का बहाना करके, यानी कि बिना खांसी का लोग खांसते थे
या अपना खराऊ को पटकते थे या किसी का नाम लिए बगैर पुकारते थे या किसी बच्चे का नाम लेकर पुकारते थे ताकि अंदर जो महिलाएं हैं वो सतर्क हो जाएं। जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, छापे खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की। आगे की पंक्तियां हैं, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, और उधर से जब औरतें सतर्क होकर अपने अपने कमरे में चले जाती थी, सब लोग जो थे अपने उचित स्थान पर बैठ जाते थे, चले जाते थे, तो बुजुर्ग लोग घर के अंदर प्रवेश करते थे। यानी कि वह घर का चौखट एक अदृश्य पर्दे की तरह था, जिसके उस पार जाने के लिए बड़े बुजुर्गों को भी पुकारना पड़ता था, किसी को बगैर नाम लिए। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज, यानी कि जिन बुजुर्गों के इशारे पर घर का सारा काम होता था, उन बड़े बुजुर्गों को घर के अंदर वो चौखट अदृश्य पर्दे का काम करता था, और किसी को आवाज देकर सतर्क करके वे लोग उसके अंदर जाया करते थे। तीसरा दृश्य गांव का, यहाँ पर गांव के घर का कवि प्रस्तुत करता है कि शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, यानी कि गांव का जो घर होता था उसके दीवार को गेरू से लीपा जाता था, और दूध वाले, उठौना दूध देने वाले जब ग्वाला दादा आते थे तो उनके दूध में से थोड़ा सा निकाल कर और एक बिंदु जो है वह गेरू लिपि भीत पर एक बिंदु बना दिया जाता था कि आज एक दिन दूध आ गया। इस तरह से जैसे किसी बच्चे के ललाट पर दूध का तिलक यानी दूध का टीका लगा दिया गया हो, यानी बच्चे के ललाट पर दूध के तिलक की तरह गेरू लिपि भीत पर अंगूठे का छाप बना दिया जाता था, उसे बिंदु बना दिया जाता था, और महीने के अंत में उसी बिंदु को गिन लिया जाता था कि कुल कितने दिन ये दूध लेकर आए, उसके हिसाब से पेमेंट दे दिया जाता था। यानी कि वह ठप्पा, वह निशान कैलेंडर का काम करता था। अब कवि कहता है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, लेकिन कवि कह रहा है कि गांव का वो घर जो था वह गांव खो चुका है, यानी घर गांव खो चुका है। ये एक अजीब सी बात लगती है। कवि के कहने का भाव यह है कि अब पहले जैसा ग्रामीण जो है वह संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण विचारधारा अब नहीं रही। गांव के लोगों का पहले जैसा स्वभाव नहीं रहा, गांव के लोगों की पहले जैसी नियत नहीं रही, गांव के लोगों का आचार व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। अब गांव पहले का गांव नहीं रहा, गांव में बहुत तरह के बदलाव आ गए। उसी चीज की ओर कवि इशारा करता है कि गांव का घर अब गांव को खो चुका है, यानी गांव की ही तस्वीर अब पहले जैसी नहीं रही, गांव बदल गया। किन किन मामलों में बदल गया तो कवि उसके लिए कई उदाहरण देता है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। कवि एक लाइन में बहुत कुछ कहना चाहता है।
पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। यानी कि जब से पंचायती राज आया, चुनाव वाली बात आ गई, वोट की बात आ गई, और बहुमत के आधार पर जब सरपंच का चुनाव होने लगा तो न्याय पहले जैसा नहीं रहा। पहले के पंच परमेश्वर की तरह व्यवहार करते थे। अपने दुश्मन के खिलाफ भी पंचायती करने जाते थे तो वे लोग अपनी दुश्मनी को भूलकर सच का साथ देते थे। जिस तरह से भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, उस तरह से पंचों के दिल में ईश्वर का वास माना जाता था। और पंचायती में लोग झूठ नहीं बोला करते थे, और पंच लोग राग द्वेष को भूलकर अपना फैसला सुनाते थे। इसी वजह से प्रसिद्ध कथा सम्राट हमारे प्रेमचंद जी ने पंच परमेश्वर कहानी लिखकर यह संदेश भी दिया है। तो पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, जब से ये पंचायती राज आया, वोट का लालच बढ़ गया, तब से न्याय जो है वह सही नहीं रह गया। उसमें भी अब पक्षपात की भावना, स्वार्थ की भावना आ गई। पहले जैसे अब निर्णय सुनाने वाले लोग नहीं रहे। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली अब के। जब बिजली बत्ती आ गई, बहुत पहले अब बिजली बत्ती आ गई है, तो अब वो गांव का लालटेन, वो गांव की ढिबरी जो है, अब वह उसका स्थान खत्म हो गया एक तरह से। बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लाल ट्रेनें हैं अब भी, दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी। अब लालटेन का स्थान कैलेंडर ने ले लिया। यानी दीवार पर पहले लालटेन टांगी जाती थी, अब कैलेंडर टांगे जाते हैं। और बेटे के ब्याह में अब दहेज में टीवी मिलने लगा है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं। पहले रात में डर लगता था, रात अंधेरी हुआ करती थी। अब बिजली की बत्ती की चकाचौंध में अंधेरा पीछे छूट गई है। चारों ओर दिन जैसा उजाला देखने को मिलता है, और रोशनी की चकाचौंध में अब गाँवों में ऑर्केस्ट्रा होता है, और दूर भी ऑर्केस्ट्रा होता है। तो दर्शक जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको रात के अंधेरे का अब भय ही नहीं रहा, क्योंकि हर रोड पर बिजली की बत्ती नजर आने लगी है। पट भिरकाए की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे, लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, अन गाया अन सुना। अब गांव की जो संस्कृति में होली का गीत हुआ करता था, चैती हुआ करती थी, लोग बिरहा गाया करते थे, आल्हा गाया करते थे। ये यानी लोक गीतों की जन्मभूमि जो है अब नहीं रही। अब फिल्मी गीतों की बहार आ गई। उटपटांग गाने जो हैं ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बजने लगे। नहीं, पहले के गीत ऐसा हुआ करते थे कि बच्चे बूढ़े समाज के छोटे बड़े पुरुष औरत सब लोग एक जगह बैठकर उस गाने का आनंद ले सकते थे। लेकिन आज के गाने तो ऐसे आ गए हैं कि जो नौजवान आज पसंद करते हैं वो सुनकर बूढ़े लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और जो बूढ़े लोग गाना पसंद करते हैं उसे नौजवान लोग जो है वह कनी काट लेते हैं। तो ये जो है ग्रामीण संस्कृति के
गीत जो थे वह अब समाप्त हो गए। अब ये फिल्मी धुन में या आज के अश्लील गीतों में ये संस्कृति हमारी गांव की समाप्त हो गई। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलावा। पहले कहीं सर्कस आता था तो वह रात को एक लाइट जलाकर प्रकाश करता था। उस प्रकाश को रात में देखकर लोग समझ जाते थे कि कोई अगल बगल में 5-10 कोस दूर जमीन में सर्कस आया हुआ है। तो फिर लोग पता लगाते थे कि कहाँ पर सर्कस आया हुआ है और लोग धीरे धीरे उस सर्कस को देखने के लिए पहुंच जाते थे। तो कब का मर चुका है जैसे गिर गया हो गज दंतों को गंवाकर कोई हाथी। कहते हैं कि यह परंपरा भी अब समाप्त हो गया, जैसे हाथी का दांत कहीं पर गिर गया हो। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, या उस दांत को किसी ने रगड़ कर उसकी चमक को समाप्त कर दिया हो। छीज रहे जंगल में लीले वाले मुंह खोले, शहर में बुलाते हैं बस अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूधे गंधा अमित परिसर की जिन बुलवों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। अब गांव के लोग कहाँ चले हैं? शहर में चले हैं। जो शहर गांवों को लील गए, यानी कि उनको आत्मसात कर लिए, समाप्त कर दिए। अब अदालत, अस्पताल के जो है दुर्गंधपूर्ण गंदे वातावरण में लोग जाने को बाध्य हैं। वहाँ पर गांव की रीढ़ जो है झुरझुराती है, यानी कि वहाँ पर जाकर गांव समाप्त हो जाता है, गांव की वह झलक खत्म हो जाती है। ये आपके कविता के शब्दों के अर्थ के साथ कविता का अर्थ था। अब हम कविता के भावार्थ की बात करेंगे। आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है कि कविता का सारांश या कविता का भावार्थ लिखें, तो आपको जो है कम शब्दों में ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लिखना पड़ता है। वही चीज हम आपके लिए दे रहे हैं। स्क्रीन पर आपको वो कविता का भावार्थ नजर आ रहा है। आइए इसको समझाते हैं। ज्ञानेंद्रपति समकालीन कवि हैं। वे पूंजीवाद और आर्थिक उदारवाद के कारण ग्रामीण संस्कृति में जो बहुआयामी बदलाव आया है, उस संस्कृति को नष्ट होता हुआ देख दुखी होते हैं। उन्होंने जो बचपन के दिन गुजारे हैं वह स्मृतियों में वैसे आता है, इसलिए वे गांव का घर याद करते हैं। कवि घर के अंतःपुर की चौखट को याद करता है। वह घर के चौखट से पार होकर जैसे ही बाहर निकलता है तो बदलाव देखकर क्षुब्ध होता है। वह तरह तरह के उपमाओं द्वारा कहता है कि जिस घर के भीतर खांस कर आना पड़ता था, अर्थात घर में नई कन्याओं के आने पर बुजुर्ग लोग घर में प्रवेश करने से पहले खांसते, खड़ाऊ खटकाते हैं या उच्च स्वर में पुकारते हैं, यह सब नई संस्कृति के प्रभाव से नष्ट हो रहा है। कभी अपनी इस परंपरा को खोना नहीं चाहता है, इसलिए गांव का घर बराबर उसकी यादों में आता है। उस गांव में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होती थी तो लोग पंच परमेश्वर बनाकर उसका निदान करते थे, परंतु अब अदालतों का चक्कर काटना पड़ता है। यही नहीं, अब लालटेन का प्रकाश नहीं दिखता है बल्कि बिजली आ गई है। बेटे के विवाह के दहेज में टीवी मांगने लगे हैं। अब लोकगीतों की धुन कम सुनाई पड़ती है, उसकी जगह मदमस्त ऑर्केस्ट्रा ने ले ली है। उस लोक संस्कृति में जहाँ होरी, चैती, बिरहा, आल्हा गूंजते थे, अब वह शो गीत के समान लगता है। पहले सर्कस दिखाए जाते थे, अब वह मानो कहीं खो गया है।
गांव की संस्कृति वैसी प्रतीत होती है जैसे हाथी का गजदंत न हो, गिर गया हो। हाथी का सौंदर्य उसके दांत होते हैं, दांत के बिछोड़ने पर वह दंत विहीन हो जाता है। उसी प्रकार गांव का सौंदर्य उसकी लोक संस्कृति है, वह उन्हीं गजदंतों के समान टूट गया है। कभी शहर की चकाचौंध में देखता है कि लोग बीमारी के कारण अस्पतालों में और लड़ाई झगड़े के कारण अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। गांव के घर की रीढ़ इनमें कांप उठती है, अर्थात ग्रामीण संस्कृति को चोट पहुंचती है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है और आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सभी कविताएं, 13 कुल कविताएं थी, 13 गद्य और 13 पद, कुल 26 वीडियो और एक मार्किंग स्कीम का वीडियो, कुल 27 वीडियो अब तक हिंदी पर हमने अपलोड किया, आपको पढ़ाया, आप लोगों ने उसे पसंद किया। हम आपको इसके लिए बधाई देते हैं। अब हम आपके लिए आरपीसी यानी रैपिड प्रिपरेशन कोर्स के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का लिस्ट दे देंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको ये 26 लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पीडीएफ दे चुके हैं। अभी कविता का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव का नहीं अपलोड हुआ है, बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और इंतजार कीजिए आरपीसी फॉर हिंदी, हिंदी के लिए रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। आप बहुत कम समय में पूरी हिंदी की तैयारी कैसे कर लेंगे वो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।